नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं 20 सीसी का कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। अब 20 सीसी का कोष्ठिका की संकुलन क्षमता समझने के लिए तो ये देखिए कि 20 सीसी का कोष्ठिका होती कैसी है। तो 20 सीसी का कोष्ठिका आप लोग जानते हैं ऐसी एक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण होते हैं और इसके अलावा उसके केंद्र पर उसके बीच में एक कोष्ठिका के बीचों बीच में एक अवयवी कण होता है। अब हम लोग उसकी संकुलन क्षमता देखते हैं। तो संकुलन क्षमता ऐसे देखिए, इसकी संकुलन क्षमता निकालनी है तो बहुत आसान सा है। इस संकुलन क्षमता के सूत्र पर मान रख दीजिए, निकल जाएगा। अब मान कैसे रखेंगे? तो पहला काम आप लोग जानते हैं कि z का मान लिखते हैं। अब संकुलन क्षमता 20 सीसी के लिए z का मान कितना होता है? 2। ये 2 कैसे होता है? तो पिछला वाला वीडियो देखिए, आप लोग समझ जाएंगे। इसको समझाने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो कैसे 2 होता है तो देख लीजिए पिछला वीडियो। तो z का मान 2 होता है 20 सीसी का कोष्ठिका के लिए। प्रभावी कणों की संख्या इसे कहते हैं। z क्या है? प्रभावी कणों की संख्या। अब देखिए z का मान तो 2 हो गया और दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं, इस स्मॉल r और इस स्मॉल a में संबंध स्थापित करते हैं। अगर इन दोनों में संबंध निकल जाए तो मान रख दीजिए, हो जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो अब कैसे संबंध स्थापित करते हैं? तो एकक कोष्ठिका की प्रत्येक भुजा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों की लंबाई स्मॉल ये है। तो क्या करते हैं, इसकी किसी भुजा की, जिस भुजा की हमें आवश्यकता है उस भुजा की लंबाई निकालेंगे इस ये के आधार पर, अवयवी कण के मतलब एकक कोष्ठिका के भुजा के आधार पर, और उसी चीज की लंबाई फिर निकालेंगे हम लोग अवयवी कणों की त्रिज्या के आधार पर। तो देखिए एक लंबाई इसमें होगी, उसकी लंबाई हम लोग इसकी भुजा के आधार पर निकालेंगे और उसी की लंबाई हम लोग अवयवी कणों की त्रिज्या के आधार पर निकालेंगे। तो वो लंबाई इसमें कौन सी है तो देखते हैं। सबसे पहला काम हम लोग करते हैं ना, सबसे पहला काम करते हैं, देखिए इसमें प्रत्येक फलक जो है 6 फलक है, 6 फलक क्या है? एक वर्ग है। तो देखिए ABCD, इस फलक को ध्यान से देखिए। ये ABCD जो फलक है ये क्या है? ये वर्गाकार है, इसमें तिरछा दिख रहा है, ये वर्गाकार है, नीचे वाला फलक है। अगर हम इसमें कह दें कि निकालिए ये सी की लंबाई, किसकी लंबाई? ये सी की लंबाई, तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस लगा कर निकाल देंगे, क्योंकि ये बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ये देखने में समकोण नहीं लग रहा है क्योंकि ये निचला वाला तल है। हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ये बी सी में लिखते हैं, यहाँ पर त्रिभुज ये बी सी में। अब त्रिभुज ये बी सी में देखते हैं, ये बी सी, ये नीचे वाला पृष्ठ है, नीचे वाला ये रखा है एकक कोष्ठिका, इसका निचला वाला पृष्ठ है और निचले वाले पृष्ठ में ये बी सी, ये एक समझ लीजिए समकोण त्रिभुज। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर, ये सी का स्क्वायर ये बराबर होगा, ये सी का स्क्वायर ये बराबर होगा ये बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ये सी का स्क्वायर, तो ये सी की लंबाई, ये सी तो ए सी स्क्वायर ही है। ए बी, ये बी की लंबाई क्या है? स्मॉल ये, क्योंकि ये भी क्या है? एकक कोष्ठिका की एक भुजा है, तो स्मॉल ये का स्क्वायर प्लस बी सी भी क्या है? स्मॉल ये है, तो स्मॉल ये का स्क्वायर, तो स्मॉल ये का स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, और इधर क्या है? ए सी का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो बराबर के दूसरे तरफ वाला अंडर रूट में चला जाएगा, और फिर क्या होगा? ए सी की लंबाई निकलेगी √2 और ये स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो ये हो गया। देखिए 2 फंस गया अंडर रूट में और ये स्क्वायर था, डबल था, तो ये बाहर आ गया। अब देखिए ये सी की लंबाई हमें पता चल गई √2a, यानी इसकी लंबाई है √2a, ये हो गई ये सी की लंबाई, ये सी की लंबाई हो गई। अब देखिए इस ये सी और ये जो ई सी है ये दोनों भी एक दूसरे के लंबवत हैं। ये सी और ये ई सी भी एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इसके और इसकी मदद से आप लोग निकालेंगे किसकी लंबाई? हम लोग निकालेंगे ये ई की लंबाई, और ये ई ऐसे जाएगा, यहाँ से ये ई की लंबाई निकालेंगे। अब देखिए ई सी और ये सी, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ये सी
ये लंबवत है EC के और इसको मिलाएं तो अब हमें ये E की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर मैं इसको ध्यान से अगर 3D में समझाऊं तो ये कुछ इस तरह से है मामला। इसमें देखिए ये सामने वाला फलक है GH ये B, यहाँ पर देखिए GH ये B, ये सामने वाला फलक है, सामने वाला फलक देख लीजिए ये B, यहाँ पर देखिए ये B GH ये B GH, ये सामने वाला फलक है। और ये जो E है ये साइड वाले, ये कहाँ है, ये साइड वाले फलक में यहाँ पर देखिए E है, ECBH ये यहाँ पर है, C यहाँ पर है, C यहाँ पर है। अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया है, ये और B की मदद से ये भी भुजा लेकर ये B और इसका बगल वाला ये साइड वाला BC लेकर, तो ये B और BC लेकर हमने क्या निकाल लिया है, ये C, ये बीच में यहाँ पर ये वाला निकाल लिया है हमने, जिसका मान आया है √2a। अब हमें क्या करना है, इस ये सामने वाले फलक का ये और इसके साइड वाले फलक का ये E, इस ये और इस E के बीच का हमें दूरी निकालना है। यानी E कहाँ है, देखिए E कहाँ है, ये साइड सामने वाला फलक है, इसके साइड वाले फलक में यहाँ पर, तो यहाँ पर E है, तो E और ये के बीच की दूरी निकालनी है। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे, ये वाला जो पिछला वाला है E वाला, ये EC है ये वाला, और ये वाला और नीचे वाला जो ये निकाले हैं जिसका मान √2a आया है, ये √2a किसका मान है, तो इसके नीचे वाले पर ये वाला का है √2a, तो ये √2a और ये वाला साइड वाला ये दोनों क्या है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। देख लीजिए यहाँ पर ये है और यहाँ पर E है, और इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा साइड में इसकी लंबाई है ये, और फिर यहाँ पर ऐसे पलट दें तो इसकी लंबाई है √2a, और ये वाला क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके और इसके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। यहाँ चित्र में देख लीजिए, देखिए ये BHG ये सामने वाला फलक है, और ये जो DCB ये है ये नीचे वाला फलक है। तो इसकी और इसकी मदद से हमने निकाल लिया इसकी लंबाई, √2a आ गया। अब ये √2a और इसकी लंबाई ये है, तो इसके और इसकी मदद से हमें निकालना है ये E की लंबाई। और हमें त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा, तो अब हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज ये CE में इस त्रिभुज में। अब इस त्रिभुज में देखिए ये E का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहे हैं, ए E का स्क्वायर, ये E का स्क्वायर ये बराबर होगा, ये कर्ण का काम करेगा, ये बराबर होगा ये C का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। अब देखिए ये E का स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, बराबर होगा AC का स्क्वायर, AC तो AC का मान क्या है √2 ये, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस CE तो CE का मान क्या है, CE का मान है स्मॉल a, तो स्मॉल a का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो √2 का स्क्वायर केवल 2, और ये का स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये हो गया, E आ गया ये E का स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये हो गया 3a स्क्वायर, समझ लीजिए इसके आगे 1 छुपा है, तो 2 और 1 3 ये स्क्वायर, ये आ गया ये E का स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो बराबर के दूसरे तरफ वाला चला जाएगा √ में, तो फिर ये E का मान निकल गया, 3 तो फंस गया और ये स्क्वायर बाहर आ गया ये, तो ये E का मान आ गया √3 है, तो ये आ गया। और आप लोग जानते हैं, अब देखिए ये भुजाओं के आधार पर ये E की लंबाई आ गई ये, अब हम अवयवी कणों के आधार पर ये E की लंबाई निकालते हैं, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब देखते हैं, समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अवयवी कण देखते हैं। तो अवयवी कण कैसे होते हैं, यहाँ पर फोटो में देखिए, और दूसरी चीज़
ऐसे समझिए, इसके प्रत्येक कोने पर एक एक कण होते हैं और इसके अलावा बीचों बीच में, मध्य में, उसके एकक कोशिका के केंद्र में एक कण होता है। मतलब कि, और ये भुजा कहाँ से गया है? एकक कोशिका के इस बिंदु से इधर वाले में, तो बिचवा में से, एकक कोशिका के बीच में से आया है। और इस पर देखेंगे ध्यान से तो एक अवयवी कण यहाँ पर रखा हुआ है, एक अवयवी कण यहाँ पर है और एक अवयवी कण यहाँ पर है और एक अवयवी कण केंद्र पर है, इस तरह से। अब सोचिए, इस अवयवी कण की एक त्रिज्या समझ लीजिए यहां पर है, बीच वाला अवयवी कण की केंद्र भी यहां है, तो एक स्मॉल आर यहां से यहां तक होगा और एक स्मॉल आर यहां से यहां तक होगा और एक इस अवयवी कण की त्रिज्या यहां पर है। समझ में आया? तो अवयवी कणों के आधार पर अगर ये ई की लंबाई निकालें, अवयवी कणों के आधार पर अगर हम ये ई की लंबाई निकालें तो ये ई बराबर किसके होगा? ये ई किसके बराबर होगा? 1r, 2r, 3r, 4r, 4r के बराबर होगा। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, इन दोनों से ये ई की लंबाई 4r है और ये ई की लंबाई √3 है, तो यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो लिख सकते हैं √3a बराबर है 4r के। देखिए, ये ई के बराबर ये भी और ये ई के बराबर ये भी, मतलब कि ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो √3a बराबर 4r। अब ये का मान निकल गया। अब देखिए, ये का मान निकल है तो √3 को उधर भेज दीजिए, तो √3 और ये के बीच में गुणा है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा बटे में, तो ये का मान ये आ गया। अब ये का मान आ गया, ये और आर में संबंध हो गया, बस यही हमें निकालना था। अब ला के रख दीजिए, तो पीई निकाल लीजिए आप। तो पीई कैसे निकलेगा? पीई की जगह पर पीई हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर संकुलन क्षमता बराबर जेड का मान इसके लिए जानते हैं 2 होता है, जेड बराबर 2 होता है। गुणे की जगह पर गुणे लगाइए, 4/3 बीच में गुणा है, पाई की जगह पर 3.14 बीच में गुणा और r³ की जगह पर r³ रखा रहने दीजिए बटे ये की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 4r बटा √3 का क्यूब। देखिए, ये की जगह पर ये का मान ये आया है तो ये की जगह पर इसको लिख सकते हैं, तो ये की जगह पर मैंने इसको लिख दिया, क्यूब लगा था क्यूब लगा दिया, बराबर हो गया 2 चौक 8। ऊपर वाले से हमेशा गुणा करता है, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि समझ लीजिए इसका बटा 1 छुपा है, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले में गुणा, 2 चौक 8 और ये तियाएं नीचेवा है 3, तो 2 चौक 8 ऊपर वाले में गुणा किया बटे 3 गुणे 3.14 r³ ऐसे है और नीचे क्या हुआ? देखिए 4 का क्यूब कितना हो गया? 4 चौक 16 चौक के 64 बटा √3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 √3 और स्मॉल r का क्यूब क्या हो जाएगा? r³। अब ये r³ से ये वाला r³ कट गया, यहाँ गुणे 100 लगा है, गुणे 100 लगा है तभी परसेंटेज आएगा। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे पूरा तो आ जाएगा 68%। पूरा सॉल्व करने पर आ जाएगा 68%। इसका मतलब क्या हुआ कि BCCA का कोशिका का 68% हिस्सा अवयवी कणों द्वारा भरा हुआ रहता है और बाकी 32% हिस्सा स्पेस रहता है, खाली रहता है। तो फोटो खींचिए और क्लास खत्म हो गया।